डियर स्टूडेंट्स, आज की थ्योरी का जो टॉपिक है वो है ज्योमेट्री इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स। काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं, पॉइंट वाइज इसे हम समझते जाएंगे और इस कॉन्सेप्ट के बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो जेईई मेन में डायरेक्टली आते हैं और ये पढ़ने के बाद आप इन सारे क्वेश्चंस को इजीली बना लोगे। और ये जो कॉन्सेप्ट है ज्योमेट्री इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इसका सीधा कनेक्शन जो है प्रीवियस चैप्टर्स हैं जो कि आपने सर्कल पढ़ा, पैराबोला पढ़ा, है ना, एलिप्स पढ़ा, हाइपरबोला पढ़ा, तो उन सब चीज़ों का भी कनेक्शन जो है वो निकल के आने वाला है। तो बहुत अच्छे से देखें इनके क्वेश्चंस। बेस्ट पार्ट ये है कि एक बार समझने के बाद बहुत जल्दी हो जाते हैं। ठीक है, सो द टॉपिक इज ज्योमेट्री इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सो पॉइंट नंबर 1, अब Z1 और Z2 दो फिक्स पॉइंट्स है। ठीक है, Z1 इज x1 प्लस आयोटा y1, Z2 इज x2 प्लस आयोटा y2। ये क्या है? टू फिक्स पॉइंट्स। ठीक है, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस Z2 जो है वो क्या डिनोट करता है ज्योमेट्रिकली। देखो अलजेब्रिकली तो आप कैलकुलेट कर लोगे, बट यहाँ मुद्दा है ये कि इसको आप ज्योमेट्रिकली कैसे समझोगे, ये क्या सिग्निफाई कर रहा है, बताइए। सो फॉर योर इंफॉर्मेशन, इट डिनोट्स distance between Z1 and Z2। अब ज्योमेट्रिकली Z1 Z2 तो दो पॉइंट्स होते हैं ना, यस और नो। तो मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस Z2 क्या डिनोट करता है? उन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस। अब आप पूछोगे सर कैसे, समझ में नहीं आया। बहुत सिंपल तरीका है ना। आप क्या करो, यहाँ पे Z1 Z2 रख तो दो। Z1 इज वेयर x1 प्लस आयोटा y1, है ना, Z2 इज वेयर x2 प्लस आयोटा y2। ठीक है, अंदर सिंप्लीफाई करोगे, सिंप्लीफाई में होगा क्या, रियल पार्ट क्लब और इमेजिनरी पार्ट क्लब, यस और नो। ठीक है, तो x1 माइनस x2 प्लस आयोटा टाइम्स y1 माइनस y2। ठीक है, अब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस क्या होगा? स्क्वायर रूट में, बोलो, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, यस और नो। एंड व्हाट इज दिस? ये जो लास्ट में एक्सप्रेशन निकल के आया अंडर रूट में x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, दिस इज नथिंग बट द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स x1 y1 एंड x2 y2, यस और नो। ठीक है, सो मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस Z2 क्या डिनोट करता है? Z1 और Z2 के बीच के डिस्टेंस को। इसको ज्योमेट्रिकल एंगल से समझो आप, अलजेब्रिकली तो ठीक है समझ में आ रहा है। इसलिए मेरी हमेशा कोशिश होती है जो कॉम्प्लेक्स नंबर है चैप्टर वो मैं ज्योमेट्री के चैप्टर्स के बाद लूं, क्योंकि बहुत सारा कनेक्शन निकल के आता है और उस कनेक्शन की हेल्प से होता क्या है कि बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो बहुत इजीली और छोटे तरीके से हो जाता है ना। इस पॉइंट को लिखेंगे, इसी तरह से कई सारे पॉइंट्स हैं इस कॉन्सेप्ट के अंदर, वो देखते जाएंगे हम पॉइंट वाइज। नोट करें सब लोग। नोटेड। चलो नेक्स्ट पॉइंट। अब नेक्स्ट पॉइंट है लोकस से रिलेटेड। इनफैक्ट अब जितने भी पॉइंट आएंगे वो लोकस से रिलेटेड आएंगे। आपको देखना है कि वो z जो है वो कहाँ मूव करेगा, है ना। लोकस ऑफ z if mod z
इज इक्वल्स टू लैम्डा, है ना, वेयर लैम्डा इज अ पॉजिटिव रियल नंबर, है ना, ठीक है। तो क्या होगा इसका लोकस, आप इस चीज को ऊपर वाले पॉइंट से भी समझ सकते हो, है ना। अब z यहाँ पे मूविंग पॉइंट है ना, क्योंकि लोकस जो होता है वो क्या होता है, कर्व ट्रेस बाय मूविंग पॉइंट अंडर द गिवन ज्योमेट्रिकल कंडीशन। अब ज्योमेट्रिकल कंडीशन क्या गिवन है कि भाई मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू एनी पॉजिटिव रियल नंबर। पॉजिटिव रियल नंबर वो दे देगा, लेट्स से 2 4 5 कुछ भी। तो उस केस में वो जो पॉइंट P है वो कहाँ मूव करेगा, सोचो सब लोग, सोचो। यस, मतलब आप इसको ऐसे सोचो ना कि ये क्या लिखा हुआ है, मॉडुलस ऑफ z माइनस 0 इज इक्वल टू लैम्डा। z ऐसा मूव कर रहा है सच दैट उसका ओरिजिन से डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट आ रहा है ना। तो क्या आएगा लोकस, बताएं लोकस क्या आएगा। Yes, so locus is a circle, ठीक है, with center 0,0 और रेडियस क्या रहेगी उसकी, रेडियस लैम्डा रहेगी, ठीक है। तो z ऐसा मूव कर रहा है सच दैट उसका ओरिजिन से डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट आ रहा है, वो कांस्टेंट उन्होंने लैम्डा दे दिया। अरे हाँ है ना, बोलिए सब लोग, ठीक है। ये लैम्डा और ये आपका कॉम्प्लेक्स प्लेन था, रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस। इसको आप अलजेब्रिकली भी चेक कर सकते हो। अलजेब्रिकली कैसे चेक करोगे, z की जगह x प्लस आयोटा y रख दो ना, तो क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू लैम्डा है, आपने z की जगह x प्लस आयोटा y रख दिया, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा, फिर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर। ये क्या आ गया अल्टीमेटली, दिस इज अ सर्कल विद सेंटर 0,0 and radius lambda, yes or no। algebraically भी समझा जा सकता है और पॉइंट नंबर 1 को यूज करके भी समझा जा सकता है, है ना। Is my point clear to everyone? ठीक है, तो इसको algebraically भी देख सकते हैं, है ना। नोट कर लें इसको। आगे बढ़े, ठीक है। अब देखें यहाँ पे पॉइंट नंबर 3, पहले नोट करें आप पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 नोट करें आप। ठीक है, सो लोकस ऑफ z, है ना, p पॉइंट कह देता हूं, इफ मॉडुलस ऑफ z माइनस z1 इज इक्वल टू लैम्डा, वेयर लैम्डा बी एनी पॉजिटिव रियल नंबर एंड z1 जो हो गया एनी फिक्स पॉइंट है, एनी फिक्स पॉइंट बोलो तो उसको अपन x1 y1 बोल देते हैं। z1 जो है आपका क्या है, x1 प्लस आयोटा y1 इज एनी फिक्स्ड कॉम्प्लेक्स नंबर बोल दो या पॉइंट बोल दो, एनी फिक्स्ड कॉम्प्लेक्स नंबर बोल दो, ठीक है। अब मुझे बताओ इसका लोकस क्या होगा, इसका लोकस क्या होगा।
बहुत बढ़िया है ना। z ऐसा मूव कर रहा है, देखो z ऐसा मूव कर रहा है सच दैट उसका z1 से डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट आ रहा है और वो कांस्टेंट लैम्डा है ना। अभी मैंने तुमको बताया था मॉडुलस ऑफ समथिंग माइनस समथिंग है, जैसे मॉडुलस ऑफ z1 माइनस z2, तो क्या डिनोट कर रहा है z1 और z2 के बीच का डिस्टेंस है ना। तो मॉडुलस ऑफ z माइनस z1 क्या डिनोट करेगा, z और z1 के बीच का डिस्टेंस, और इसमें से z भाई साहब हमारे घूम रहे हैं, मूव कर रहे हैं, तो z ऐसा मूव कर रहा है सच दैट हमेशा z1 का उससे डिस्टेंस कांस्टेंट आ रहा है। तो यहाँ पे क्या है लोकस, जल्दी बताओ। लोकस इज अ सर्कल, बिल्कुल सही पकड़े सब लोग। लोकस इज अ सर्कल विथ सेंटर, क्या होगा जल्दी बोलो, है ना। सेंटर हमारा x1 y1 हो जाएगा, विथ सेंटर x1 y1 एंड रेडियस कितना हो जाएगा इस सर्कल का, रेडियस हो जाएगा सर्कल का लैम्डा। ठीक है, चाहो तो इक्वेशन भी लिख सकते हो, वो सर्कल जो हो जाएगा वो कर्व हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा x माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर। यस और नो, बोले, और बोलो तो डायग्राम भी अपन दिखा देते हैं, डायग्राम भी दिखा देते हैं कौन सी देर लगने वाली है ना। तो ये आपका लोकस जो है वो इस तरह का सर्कल होगा। अब ये जो रहेगा सर्कल, इसका सेंटर z1 रहेगा और रेडियस लैम्डा रहेगा, और ये z यहाँ पे मूव कर रहा है, सर्कल में मूव कर रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक है। चलो फोर्थ भी देखो, फिर दोनों साथ में लिख लेना। लोकस ऑफ z if modulus of z minus z1 is equals to modulus of z minus z2, है ना, where z1 and z2 are two fixed points, where z1 and z1 को a कह देता हूँ, z2 को b कह देता हूँ, where z1 and z2 are two fixed points। बोलो, z ऐसा मूव कर रहा है सच दैट उसका z1 से डिस्टेंस एंड z ऐसा मूव कर रहा है सच दैट उसका z2 से जो डिस्टेंस है इक्वल आ रहा है। z इज मूविंग इन सच अ वे सच दैट उसका z1 z2 से डिस्टेंस इक्वल आ रहा है। क्या कह रहे हो बेटा, क्या आएगा इसका लोकस, बिल्कुल बहुत सही जा रहा है। ये z माइनस z1 मतलब क्या लिखा हुआ है, p का a से डिस्टेंस, z माइनस z2 मतलब क्या लिखा हुआ है, p का b से डिस्टेंस। तो p ऐसा मूव कर रहा है सच दैट pa इज इक्वल टू pb। तो बोलो क्या होगा भाई, लोकस इज अ लाइन, और वो लाइन क्या है, लोकस इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर of line joining z1 and z2। locus is perpendicular bisector of line joining z1 and z2। ठीक है, इसको भी ज्योमेट्रिकली अपन दिखा देते हैं कि लेट से ये आपके दो फिक्स पॉइंट्स हैं, ये आपका z1 पॉइंट है और ये आपका z2 पॉइंट। इन दोनों को ज्वाइन कर दिया तो AB लाइन आ गई, z1 लाइन जॉइनिंग z1 z2 आ गई। ठीक है,
तो जो आपका आंसर रहेगा वो एक ऐसी लाइन रहेगी जो कि इसके परपेंडिकुलर भी रहेगी और उसको बाइसेक्ट भी करेगी। ठीक है, तो जो आपका z है ना वो इस लाइन पे मूव करेगा। कोई शक? बताइए, कोई दिक्कत? कोई नोट करेंगे तो नोट करो। सारी चीजें कनेक्टेड है। अब देखो अपन ने ये जो पढ़ा था, फोर्थ वाला जो पॉइंट पढ़ा था, हमने कहाँ पढ़ा था? ये स्ट्रेट लाइन चैप्टर में पढ़ा था ना। देखो उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर से लिंक कर दिया कॉन्सेप्ट। बस आपको ज्योमेट्री के लिए इसको रीड करना आना चाहिए। क्वेश्चन तो वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का देखा जाएगा। आगे बढ़े। ठीक है जी। सो नेक्स्ट पॉइंट, अब इसको बहुत अच्छे से देखना, ये भी आप कनेक्ट कर पाओगे ना। फाइंड द लोकस ऑफ z, है ना। और z को तो अपन फेमसली क्या लेते हैं? x प्लस आयोटा y, सच दैट modulus of z minus z1 upon modulus of z minus z2 is equals to lambda, है ना, where lambda is positive real number except 1 and ये जो z1 z2 है आपकी ये फिक्स पॉइंट्स है, एंड z1 z2 जो है ये आपके फिक्स पॉइंट्स है। z1 को कह देता हूँ मैं x1 प्लस आयोटा y1, z2 को कह देता हूँ मैं x2 प्लस आयोटा y2। ये क्या है आपके? टू फिक्स पॉइंट्स। ठीक है, तो z ऐसा मूव कर रहा है such that modulus of z minus z1 upon z minus z2 is equals to lambda, और lambda is any positive real number except 1। क्या होगा सोचते हैं? मैं पढ़ा चुका हूँ आपको ये सर्कल चैप्टर में। यस यस, बहुत बढ़िया, कनेक्ट कर लिया आप लोगों ने। तो जो इसका लोकस होता है वो अपोलोनियस सर्कल होता है। याद आया? ये क्या लिखा हुआ है? इसको रीड तो करो बहुत अच्छे से। दिस इज नथिंग बट p अपॉन p। देखो मॉडुलस ऑफ z माइनस z1 मतलब z का z1 से डिस्टेंस। ये क्या लिखा हुआ है कि ऊपर p डिस्टेंस है और नीचे क्या है? एक तरह से देखा जाए तो मॉडुलस ऑफ z माइनस z2 मतलब z का z2 से डिस्टेंस, नीचे b है। p ऐसा मूव कर रहा है सच उसका a से एंड b से जो डिस्टेंस का रेशियो है वो कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट 1 नहीं है। देखो अगर वो 1 हो जाएगा तो फोर्थ वाले केस में आ जाएगा। यस और नो? तुम कहो कि अगर लैम्डा की वैल्यू 1 हो जाए तो कौन से वाले केस में आ जाएगा? फोर्थ वाले केस में आ जाएगा। अभी जो पढ़ा है देखो अपन ने, ये सिचुएशन में आ जाएगी। अगर मैं लैम्डा 1 रख दूं, यस और नो? है ना? तो सीधी सी बात है, यहाँ पे जो लोकस है here locus is a circle, और सर्कल भी कौन सा? सर्कल भी कौन सा? अपोलोनियस सर्कल। अब इसके बारे में तुमको डिटेल में मैंने सर्कल चैप्टर में पढ़ाया था, है ना। और ये सर्कल क्या है? इट इज अ सर्कल
with endpoints of diameter circle with endpoints of diameter as। अपन क्या करते थे, इसके वो जो इसका जो आंसर होता था, जो इसका लोकस होता था, वो एक सर्कल होता था। वो सर्कल अगर हमें निकालना होता था तो हम कैसे निकालते थे, हमें उस सर्कल के डायमीटर के एंड पॉइंट्स पता होते थे, वो हमने वर्कआउट कर लिया था। क्या होते थे वो सर्कल के डायमीटर के एंड पॉइंट्स, ये z1 x1 y1 और x2 y2 को λ/2 रेशियो में डिवाइड कर दो ना। हाँ, डिवाइड करो x1 y1 और x2 y2 को λ/1 रेशियो में डिवाइड करो तो देखो क्या हो जाएगा, λ(x2) + x1 अपॉन λ+1 कॉमन λ(y2) + y1 अपॉन λ+1। ये तो एक पॉइंट है, एंड्स ऑफ डायमीटर दो होंगे ना। अब सेम रेशियो में क्या करोगे, एक्सटर्नली डिवाइड करोगे। अभी आपने λ/1 रेशियो में इंटरनली डिवाइड किया, क्या आ जाएगा, प्लस की जगह माइनस λ(x2) माइनस x1 अपॉन λ-1 λ(y2) माइनस y1 अपॉन λ-1। ठीक है, तो P ऐसा मूव कर रहा है सच दैट उसका दो पॉइंट से, दो फिक्स पॉइंट से डिस्टेंसेस का रेशियो हमेशा कांस्टेंट आ रहा है। तो वो सर्कल होता है उसका लोकस, और वो जो सर्कल होता है उसके एंड्स ऑफ डायमीटर ये होंगे। ठीक है, अगर इफ यू वांट शॉर्ट में एक्सप्लेनेशन दूं कि सर वो थोड़ा सा एक बार रिवाइज करवा दो तो वो भी करवाता हूं। देखो इधर यहाँ पे है ना, ए और बी तो फिक्स पॉइंट है, वो तो कहीं मूव नहीं करेंगे। क्या कह रहे हैं बेटा, ये फिक्स पॉइंट का देखो बताओ ना, ये देखें यहाँ पे ए पॉइंट आपका z1 हो गया ये, ठीक है, ये आपका बी पॉइंट z2 हो गया, ठीक है। अब एक पॉइंट आपका पी हो गया, एक थोड़ा सा और नीचे ले लेता हूं। ये आपका पॉइंट ए हो गया, ये आपका पॉइंट बी हो गया। अब कोई एक पॉइंट पी है, ठीक है, जो कि कैसा मूव कर रहा है, सच दैट उसका ए से एंड बी से जो डिस्टेंस का रेशियो है वो गिवन है ना। तो हमें पता है कि ये जो यहाँ पे ये एंगल P है ना, ये आपका एंगल P है। तो इस एंगल P का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर इसको सेम रेशियो में डिवाइड करेगा, करेगा कि नहीं, यस और नो। ठीक है, और यही हमारा पॉइंट है, इसको Q कहे तो यही वो हमारा Q पॉइंट है, यस और नो। ठीक है, फिर मैं क्या कर रहा हूं, ये जो AB लाइन है इसको आगे एक्सटेंड कर रहा हूं, AB लाइन को मैं आगे एक्सटेंड कर रहा हूं। ठीक है, अभी जो इंटरनल एंगल P है ना, मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहा हूं सो दैट मुझे एक्सटर्नल एंगल P मिल जाए। ठीक है, सो दिस इज योर एक्सटर्नल एंगल P। ठीक है, हमें PA अपॉन PB का रेशियो दे रखा है। तो होता क्या है कि ये जो एक्सटर्नल एंगल P का जो बाइसेक्टर है, ये भी क्या करेगा, अपोजिट साइड को डिवाइड करेगा, किस रेशियो में, इसी रेशियो में डिवाइड करेगा। ये एंगल बाइसेक्टर्स की प्रॉपर्टी होती है कि ट्रायंगल में जो एंगल बाइसेक्टर्स होते हैं ये क्या करते हैं,
अपोजिट साइड को डिवाइड करते हैं इन द रेशियो ऑफ साइड कंटेनिंग दैट एंगल। तो यहाँ पे आर पॉइंट जो है वो ये वाला पॉइंट होगा, ठीक है। ए और बी को एक्सटर्नली डिवाइड करना है किस रेशियो में, λ:1 रेशियो में। अब देखो यहाँ पे ये एंगल पी के बाइसेक्टर्स है, एक इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, एक एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। वॉट एवर बी द एंगल बिटवीन टू लाइंस बाइसेक्टर्स के बीच में एंगल 90 डिग्री होता है ना। अब देखो यहाँ पे P मूव कर रहा है, ए बी फिक्स बी बी फिक्स है ना। PA अपॉन PB की लेंथ का जो रेशियो है ये भी फिक्स, तो उस हिसाब से Q पॉइंट और R पॉइंट भी फिक्स आएगा, ठीक है। तो P पॉइंट ऐसा मूव कर रहा है सच दैट Q और R पॉइंट फिक्स है, और हर बार P पे जो एंगल बन रहा है वो 90 बन रहा है। हर बार P पॉइंट पे जो एंगल बन रहा है, Q और R देखो P पे कितना एंगल सबटेंड कर रहे हैं, हर बार 90 कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, है ना। तो P जो है वो एक सर्कल पे मूव करेगा, P जो है वो क्या करेगा, एक सर्कल पे मूव करेगा, ठीक है, जिसके लिए ये जो Q और R है ना ये डायमीटर होगी, बिकॉज एंगल इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। यस और नो। तो इतना हमने सर्कल चैप्टर में समझ लिया था, बट मैंने यही कहा था कि जब भी क्वेश्चन आए तो इतनी अपने को हमें इतनी सारी चीजें सोचनी नहीं है, हमें तो सीधे क्या करना है, ये जो A पॉइंट और B पॉइंट है और ये जो सामने रेशियो दे रखा है λ:1, तो A पॉइंट और B पॉइंट को आप इस रेशियो से डिवाइड कर लो इंटरनली एक्सटर्नली, आपको यहाँ से 2 पॉइंट्स मिलेंगे। तो ये जो 2 पॉइंट्स हैं हमारे रिक्वायर्ड सर्कल के एंड्स ऑफ डायमीटर है। अब डायमीट्रिक फॉर्म से आप सर्कल की इक्वेशन निकाल लो, ठीक है ना। बोलिए यहाँ पे कोई समस्या, ठीक है, नोट कर लिया सबने। ठीक है, सो नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 6। देखता हूं किसका दिमाग चल रहा है, कौन सोच पा रहा है। 6 है ना, करना यही है, हर बार लोकस ऑफ जेड ही निकालना है। लोकस ऑफ जेड है ना, गिवन भी बता देता हूं। इफ मॉडुलस ऑफ z माइनस z1 का स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ z माइनस z2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ z1 माइनस z2 का स्क्वायर। इसको ज्योमेट्रिकली सोचो, है ना, वेयर है ना z1 z2 आपके फिक्स पॉइंट हो जाएंगे, है ना। हमेशा ये थोड़ा फिक्स ही कर लो, एक कन्वेंशन बना लो। z के पॉइंट्स क्या लेना, x प्लस आयोटा y, z1 की क्या लेना x1 प्लस आयोटा y1, z2 की क्या लेना x2 प्लस आयोटा y2, है ना। वो बार बार फिर हमें लिखना नहीं पड़ेगा, उसको फिक्स ही कर दो, है ना। और यहाँ पे z2 भी आपका फिक्स पॉइंट है, वेयर z1 एंड z2 आर गिवन फिक्स पॉइंट्स। बोलो बताओ। हाँ, सोचो 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 सोचो। z ऐसा मूव कर रहा है, इसको ऐसे रीड करा करो ना यार, कितना सिंपल होता है यार। देखो ये सब, ये क्या लिखा हुआ है। अच्छा, z माइनस z1 का स्क्वायर मतलब क्या, पहले ये बताओ। z माइनस z1 के मॉडुलस का स्क्वायर मतलब क्या हो गया, PA का स्क्वायर है, PA का स्क्वायर प्लस PB का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर लिखा हुआ है। तो P ऐसा मूव कर रहा है सच दैट PA का स्क्वायर प्लस PB का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर आ रहा है। P कहां मूव करेगा फिर बताओ, सोचो सोचो सोचो। अरे बहुत बढ़िया, तो यही सोचना है आपको, है ना। तो हाँ,
सर्कल आंसर आ चुका था, बट बाकी लोगों का गलत आया था, राइट एंगल ट्राइंगल बोल रहे थे कुछ लोग। आंसर तो सर्कल है ना, आंसर सर्कल है जिसका डायमीटर एबी। है ना, क्योंकि आप कहीं भी सर्कल पे पी ले लो और अगर ए बी डायमीटर हुआ तो क्या होगा, हमेशा पी ए का स्क्वायर प्लस पी बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर आएगा। यस और नो? ए बी डायमीटर बिल्कुल सही। यहाँ पे मैं ऐसा करता हूँ, इसको सेंटर बता देता हूँ तो समझ में आ जाएगा, ए बी इज द डायमीटर। यस और नो? locus is a circle whose diameter is AB। ठीक है, locus is a circle whose diameter is AB। उसको आप ज्योमेट्रिकली रीड करो, सिंपल था, कोई टफ वाली बात नहीं थी। ठीक है, अब आगे तो और इंटरेस्टिंग होता जाएगा। ठीक है, नोट कर लिया सबने ये? ठीक है, चलो 7th वाला देखते हैं कितनों को सब याद आ रहा है। सब 7th है ना। चलो, फाइंड द लोकस ऑफ Z सच दैट, देखते जाना है ना, सच दैट मॉडुलस ऑफ Z माइनस Z1 प्लस मॉडुलस ऑफ Z माइनस Z2 is equals to lambda, where lambda is any positive real number, है ना, and Z1 Z2 आपके फिक्स पॉइंट्स हो गए। ये क्या हो गया आपके 2 फिक्स पॉइंट्स, है ना। लोकस ऑफ Z निकालना है, सच दैट मॉडुलस ऑफ Z माइनस Z1 प्लस मॉडुलस ऑफ Z माइनस Z2 इज इक्वल टू लैम्डा, लैम्डा यानी पॉजिटिव रियल नंबर और Z1 Z2 आपके 2 फिक्स पॉइंट्स हो गए। क्या होगा इसका लोकस? यहाँ पे केस बनेगा, ये सारी चीजें डिपेंड करेगी लैम्डा पे और ए और बी के बीच के डिस्टेंस पे। अच्छा, ए और बी के बीच का डिस्टेंस क्या होगा ये बताओ, ए बी डिस्टेंस क्या होगा, है ना, Z1 माइनस Z2 का मॉडुलस। ठीक है, और ये अल्टीमेटली ये लिखा क्या हुआ है, आप यहाँ पे इसको रेट तो करो, ये मॉडुलस ऑफ Z माइनस Z1 मतलब P का A से डिस्टेंस, मॉडुलस ऑफ Z माइनस Z2 ये क्या लिखा हुआ है, P का B से डिस्टेंस, और ये इक्वल्स टू में क्या लिखा हुआ है, लैम्डा लिखा हुआ है। P ऐसा मूव कर रहा है सब्जेक्ट उसका A से एंड B से डिस्टेंस का सम जो आ रहा है वो कांस्टेंट आ रहा है। हमेशा एलिप्स होगा क्या भाई आंसर? केस बनेंगे, है ना। अगर लैम्डा जो है वो ग्रेटर देन ए बी है, व्हाट इज ए बी? मॉडुलस ऑफ Z माइनस Z2, मॉडुलस ऑफ Z माइनस Z2, तो लोकस क्या होगा बोलो? बिल्कुल सही पकड़े, है ना। तो इस केस में लोकस इज अ एलिप्स। ठीक है, अच्छा ये जो एलिप्स रहेगा इसके फोकाई क्या होंगे? विथ फोकाई Z1 and Z2,
Yes or no? And length of ये जो एलिप्स रहेगा इसकी लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या होगी? बिल्कुल सही, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस जो रहेगी इसकी वो क्या रहेगी? वो लैम्डा रहेगी। ठीक है, और क्या पॉसिबिलिटी है? पॉसिबिलिटी है कि भाई लैम्डा कैन बी इक्वल टू ए बी। और क्या पॉसिबिलिटी है? लैम्डा कैन बी लेस देन ए बी, है ना? तो जब लैम्डा इक्वल्स टू ए बी आएगा तो लोकस क्या आएगा बताओ? गलत। लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए बी, लोकस इज अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए बी। कौन सी लाइन ए और बी को ज्वाइन करने वाली लाइन आपका लोकस रहेगी, वो बताता हूं। लोकस इज अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए बी, बिकॉज आप देखो यहाँ पे ये आपकी लाइन हो गई, ठीक है? आपका इसी लाइन पे दोनों पॉइंट्स है ए और बी, ठीक है? आप इसी लाइन पे कहीं भी P ले लो, आप इसी लाइन पे कहीं भी P ले लो, P का A से एंड P का B से जो डिस्टेंस का सम आएगा वो A भी नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? है ना, आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, तो यहाँ जो लोकस है वो क्या है? लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए बी, यहाँ लोकस एलिप्स है, ठीक है? जब लैम्डा लेस देन मॉडुलस ऑफ z1 माइनस z2, मतलब लैम्डा इज लेस देन ए बी, तो लोकस क्या होगा? लोकस जो रहेगा वो रहेगा नो लोकस। लोकस जो रहेगा वो नो लोकस, मतलब ऐसा कोई पॉइंट ही नहीं है जो कि इस ज्योमेट्रिकल कंडीशन को सेटिस्फाई करे। उसका कारण क्या है कि पी ए प्लस पी बी की मिनिमम वैल्यू ही ए बी होती है, तो ए बी से कम तो पॉसिबल ही नहीं होगी ना। छोटी वैल्यू से तो कुछ पॉसिबल हो ही नहीं सकता है ना। सबसे छोटी वैल्यू ए बी है, उससे छोटा तो पॉसिबल ही नहीं है ना। तो पी ए प्लस पी बी इज इक्वल टू ए बी, तो पी लाइन सेगमेंट ए बी पे मूव करेगा, बट पी ए प्लस पी बी इज ग्रेटर देन ए बी, तो पी किस पे मूव करेगा? एलिप्स पे मूव करेगा। लेस देन ए बी तो पॉसिबल ही नहीं। इसको नोट करें। बस जो भाषा है वो चेंज हो गई, लैंग्वेज है जो चेंज हो गई है। पहले लैंग्वेज जो थी वो ज्योमेट्रिकल फॉर्म में थी, अब कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में आ गई है। मैंने आपको जब एलिप्स पढ़ाया था तभी कहा भी था कि कॉम्प्लेक्स नंबर में यूज होगा, बताया था कि नहीं बताया? हाँ बोलिए बेटा। बिल्कुल 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 बिल्कुल, बस वो लैंग्वेज चेंज हो गई, आप समझो। लैंग्वेज जो है वो चेंज हो गई आपकी। हाँ बस लैंग्वेज चेंज हो गई। पहले वहां पे ज्योमेट्रिकल फॉर्म में था, यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर्स के फॉर्म में। फॉर्मेट चेंज हो गया है। आप सॉल्व करने की अप्रोच ज्योमेट्रिकल यूज कर सकते हो, जैसे आपने ज्योमेट्री में सीखी थी, कोई दिक्कत नहीं है। नो वन इज वॉचिंग, आंसर सही आना चाहिए बस। ठीक है, यस और नो? आगे बढ़े। इसी तरह से अपन ने हाइपरबोला में भी कुछ पढ़ा था ना? चलो उसको भी रिवाइज करते हैं। फाइंड द लोकस ऑफ z if
एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ मॉडुलस ऑफ z माइनस z1 and modulus of z minus z2 is equals to lambda, where lambda is पॉजिटिव रियल नंबर। अच्छा, अगर लैम्डा जीरो हो गया तो लोकस क्या हो जाएगा? चलो ये बताओ, अभी तो मैंने पॉजिटिव रियल नंबर बोल दिया। लैम्डा अगर जीरो हो जाए तो क्या हो जाएगा लोकस? बहुत बढ़िया, तो ये ध्यान रखना है ना, अगर लैम्डा जीरो हो गया तो, पर मैंने पहले ही मेंशन कर दिया लैम्डा जीरो नहीं हो सकता, वो पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक है, एंड सेम z1 z2 आपके फिक्स पॉइंट्स, z1 z2 आर टू फिक्स पॉइंट्स। ठीक है, तो यहां पे z1 माइनस z2 का मॉडुलस क्या डिनोट करेगा? ए और बी के बीच का डिस्टेंस ए बी डिनोट करेगा, यस और नो? और ये क्या लिखा हुआ है ऊपर? ये क्या लिखा हुआ है? पी ए माइनस पी बी का जो मॉड है वो लैम्डा है। पी ऐसा मूव कर रहा है सर, उसका ए और बी से डिस्टेंस का जो एब्सोल्यूट डिफरेंस है वो हमेशा कांस्टेंट आ रहा है, पॉजिटिव रियल नंबर कांस्टेंट आ रहा है। तो पी कहाँ मूव करेगा? तो क्या क्या पॉसिबिलिटी, जल्दी बताओ। तीन पॉसिबिलिटी। लैम्डा इज लेस देन ए बी। सेकेंड पॉसिबिलिटी, लैम्डा इज इक्वल्स टू ए बी। ठीक है। थर्ड, लैम्डा इज ग्रेटर देन ए बी। मॉडुलस ऑफ z1 माइनस z2 क्या है भाई? तुम्हारा ए बी है ना, यस और नो? ठीक है, तो शुरू हो जाओ, बताओ कौन से केस में क्या क्या बनेगा। ठीक है, सो फर्स्ट केस में जो लोकस होगा, लोकस इज अ हाइपरबोला। बिल्कुल सही पकड़े, लोकस इज अ हाइपरबोला। ठीक है, हुज फोकाई क्या है? उस हाइपरबोला के फोकाई क्या हो जाएंगे? z1 एंड z2। ठीक है, एंड लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस क्या हो जाएगी? ये लैम्डा। एग्रीड? ऐसा पढ़ा था हाइपरबोला। ठीक है, बट पी ए माइनस पी बी का मॉड ए बी के ही बराबर कब आ जाएगा? उस केस में लोकस क्या आएगा? लोकस इज यूनियन ऑफ टू रेस फ्रॉम ए एंड बी, फ्रॉम ए एंड बी। इसको थोड़ा सा ड्रॉ करके समझो कि ए और बी को ज्वाइन ही कर लो आप, और एक्सटेंड भी कर दो दोनों तरफ, और फिर बीच वाला पोर्शन जो है वो हटा दो, दैट इज ज्वाइनिंग ए बी वाला पोर्शन। ठीक है, तो ये क्या है? जैसे ये ए बी लाइन है, समझो जरा ना, ये ए बी लाइन है ना, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। तो ये क्या करना है अपने को? ये जो बीच वाला पोर्शन है ये हटा देना, ये डिलीट कर देना। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा, जो मैं रेड से शेड कर रहा हूं। ऐसे समझे मेरी बात? यूनियन ऑफ टू रेस। अभी मैंने हॉरिजॉन्टल बताया है, बट गलती मत कर देना, इसलिए सेफ्टी के लिए बता रहा हूं। ठीक है, तो यूनियन ऑफ टू रेस फ्रॉम ए एंड बी। आप कहीं भी यहाँ पे पी ले लो, कहीं भी यहाँ पे पी ले लो। तो देखो, इसका ए से और बी से डिस्टेंसेस का जो एब्सोल्यूट डिफरेंस आएगा वो ए बी नहीं आएगा। पी का ए से डिस्टेंस निकालो, पी का बी से डिस्टेंस निकालो, और दोनों डिस्टेंसेस को माइनस करो और मॉड ले लो। तो ए बी नहीं आ रहा है क्या? बताओ मुझे, कि कुछ और आ रहा है? ए बी आ रहा है ना, यस और नो? एंड फॉर योर इंफॉर्मेशन, है ना, पी ए माइनस पी बी के मॉड की जो
मैक्सिमम वैल्यू होती है, मैक्सिमम वैल्यू होती है वो ए बी ही होती है। तो ग्रेटर देन ए बी में लोकस पॉसिबल है क्या? हाँ, ग्रेटर देन ए बी में लोकस पॉसिबल है क्या? नो लोकस, ऐसा कोई पॉइंट ही नहीं है जो कि ज्योमेट्रिकल कंडीशन को सेटिस्फाई करे। यस और नो? ठीक है, तो देखिए ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स, जो भी मैंने आपको पढ़ाया सब चीजें कॉम्प्लेक्स नंबर में ज्योमेट्रिकली कनेक्ट हो रही है। जस्ट वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर, आई एम टेलिंग यू, मैं इसके क्वेश्चंस आपको विद इन अ मिनट सॉल्व करवाऊंगा। और ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट्स से क्या कहता हूं मैं, कॉम्प्लेक्स नंबर है तो चैप्टर किसका? अलजेब्रा का। बट उसमें अगर आप ज्योमेट्री को अच्छे से यूज करना सीख लो तो क्वेश्चंस बहुत इजीली हो जाते हैं, बहुत इजीली। मैं आपको मेंस के ही क्वेश्चन करवाऊंगा, एडवांस के ही क्वेश्चन करवाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, आप देखना। अगर आप अलजेब्रिक अप्रोच यूज करोगे उसको सॉल्व करने के लिए बहुत टफ हो जाएंगे। ठीक है, तो ये देखो कितनी बढ़िया तरीके से जो लास्ट में मैंने पॉइंट बताया आपको 6, 7, 8 वाले, सर्कल से कनेक्ट हुआ, एलिप्स से कनेक्ट हुआ, हाइपरबोला से कनेक्ट हुआ, है ना? नोट कर ले सब लोग। टोटल 10 पॉइंट्स बताऊंगा मैं आपको। नोट कर लिया सबने पॉइंट नंबर 8? अभी तो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा 30% बचा है, अभी तो देखते जाओ, इंटरेस्टिंग चैप्टर है और खासकर एडवांस के लिए तो बहुत फेवरेट चैप्टर है वो। आप दोनों पेपर्स में, एडवांस के पेपर 1 पेपर 2 में कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चंस देख सकते हो, आते ही हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं ना। और नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ने से पहले मैं आपको ये फिर से रिवाइज करवा देता हूँ, आपने क्या पढ़ा था ज्योमेट्री में और हमने किस तरह से कनेक्ट किया उसको कॉम्प्लेक्स नंबर में, है ना? आपने सर्कल चैप्टर में क्या पढ़ा था, मुझे ये बताओ। सर्कल चैप्टर में आपने क्या पढ़ा था कि पी ए अपॉन पी बी इज इक्वल टू लैम्डा है एंड लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 1, यही पढ़ा था। और इसी का कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या हो गया था? कॉम्प्लेक्स नंबर वाला वर्जन क्या हो जाएगा इसका? मॉडुलस ऑफ z माइनस z1 अपॉन z माइनस z2 इज इक्वल टू लैम्डा। यस और नो? और इसका जो हमारा लोकस है वो क्या हो गया था? अपोलोनियस सर्कल। z1 z2 को λ/1 रेशियो में डिवाइड कर दो, एक बार इंटरनली और एक बार एक्सटर्नली, वो एंड्स ऑफ डायमीटर रहेंगे इस सर्कल के। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? बोलो भाई। फिर आपने एलिप्स में क्या पढ़ा था? एलिप्स चैप्टर में एलिप्स में क्या पढ़ा था? PS1 प्लस PS2 इज इक्वल टू 2a पढ़ा था। यस और नो? और यहाँ पे क्या होता था, मेरे को एक बात बताओ, ये दो फिक्स पॉइंट्स S1 S2 है और ये 2a है, इन दोनों में से क्या बड़ा होता था? RHS बड़ा होता था। यस? अब यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर वाला वर्जन क्या हो जाएगा इसका? मॉडुलस ऑफ z माइनस z1 प्लस मॉडुलस ऑफ z माइनस z2 इक्वल टू लैम्डा। यहाँ पे लैम्डा क्या होगा? इन दो फिक्स पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस से बड़ा होगा ना, है ना? आपने हाइपरबोला में क्या पढ़ा था?
मॉडुलस ऑफ पी एस वन माइनस पी एस टू इज इक्वल टू 2 है। और यहाँ पे एक बात बताओ, S1 S2 और 2m में क्या रिलेशन रहेगा? S1 S2 यहाँ पे बड़ा होता है ना। अब इसका कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या रिलेशन आएगा? होल मॉडुलस ऑफ z माइनस z1 माइनस मॉडुलस ऑफ z माइनस z2 इज इक्वल टू लैम्डा। अब यहाँ पे ये जो दो फिक्स पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस है वो क्या है? मॉडुलस ऑफ z1 माइनस z2। राइट हैंड साइड में लैम्डा है तो क्या रिलेशन होगा? कौन बड़ा होगा? मॉडुलस ऑफ z1 माइनस z2। चीजें कनेक्ट हो रही है, यस और नो? देखो बार बार लिखेंगे तो याद भी होगा और समझ भी आएगा। बस कुछ भी नहीं है, हमने क्या करा है, उसका कॉम्प्लेक्स नंबर का वर्जन ले आए और कुछ भी नहीं। ठीक है, आगे बढ़े। और चाहो तो स्ट्रेट लाइन के लिए भी लिख सकता हूं। देखो स्ट्रेट लाइन के लिए भी लिख सकता हूं मैं। तो हम P का लोकस पूछ रहे हैं सच दैट PA इज इक्वल टू PB। क्या होता था लोकस इसका? बोलो। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन जॉइनिंग AB है ना। तो देखो सारे चैप्टर्स कनेक्ट हो गए कॉम्प्लेक्स नंबर से। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन जॉइनिंग AB। Am I audible to everyone? ठीक है, इसको नोट कर लिया अगर लिखना है तो इसको। आगे बढ़े। लास्ट दो जो हैं वो आपके लिए नए हैं तो इसको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। 9th और 10th। चलो आगे बढ़े। नाइन्थ वन है ना, इसको बहुत अच्छे से समझेंगे सब लोग। फाइंड locus of Z such that argument of Z minus Z1 is equals to थीटा। ठीक है, अब यहां पे क्या हो जाएगा? Z1 एनी फिक्स पॉइंट, एनी फिक्स्ड पॉइंट, और थीटा भी एनी एंगल। ठीक है, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z माइनस Z1 है ना। अब Z माइनस Z1 मतलब PA को डिनोट कर रहा है। Z माइनस Z1 मतलब P है ना। ये Z1 आपका A है, Z आपका P है, तो ये PA का आर्ग्यूमेंट जो है वो थीटा है। देखा जाए ये क्या लिखा हुआ है? दिस इज नथिंग बट PA। PA का आर्ग्यूमेंट
थीटा है और आर्ग्यूमेंट क्या होता है ना, वो एंगल जो कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर बना है रियल एक्सिस के साथ। तो इसका आर्ग्यूमेंट थोड़ा इंटरेस्टिंग है। इसका आर्ग्यूमेंट एक रे होता है, इसको समझना है टेक्निकली, आपको खुद फील आ जाएगी, है ना। दिस इज योर, चेक करना सब लोग, है ना, दिस इज योर रियल एक्सिस, दिस इज योर इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो पॉइंट Z1 है वो लोकेट करना है। जो पॉइंट Z1 है वो आपको लोकेट करना है। तो लेट से ये Z1 है ना। फिर क्या कर लो, लाइंस बना लो Z1 से पास होती हुई हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। इसी तरह से आपको एग्जाम में करना है, ध्यान रखना ना। लाइंस बना ली मैंने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पासिंग थ्रू Z1। ठीक है, दिस इज योर Z1 पॉइंट। ठीक है, अब आपका जो लोकस होगा वो एक रे होगी जो कि Z1 से निकलेगी। ठीक है, वो रे होगी जो कि Z1 से निकलेगी और रियल एक्सिस के साथ थीटा एंगल पे इंक्लाइंड होगी। आप इस रे पे कहीं भी Z ले लो, है ना, ये आपका A पॉइंट है। आप इस रे पे कहीं भी Z ले लो, है ना, तो PA जो है हमेशा एंगल थीटा नहीं बनाएगा रियल एक्सिस के साथ, यस और नो। देखें यहाँ पे, तभी तो मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन की मदद ली, यस और नो। Z माइनस Z1 मतलब क्या, PA। आप देखो PA हमेशा जो एंगल बना रहा है रियल एक्सिस के साथ वो थीटा बना रहा है कि नहीं बना रहा है। और रे मतलब क्या, एक ऐसी लाइन जो कि एक ही तरफ निकल रही है। और मैंने यहाँ पे आपने नोट किया होगा कि Z1 पे ओपन सर्कल मारा है, क्योंकि लोकस का पार्ट जो है वो Z1 पॉइंट खुद नहीं हो सकता। क्योंकि सोचो Z और Z1 अगर बराबर हो गए तो वो आर्ग्यूमेंट ऑफ जीरो हो जाएगा, और आर्ग्यूमेंट ऑफ जीरो इज नॉट डिफाइंड। सो यहां पे लोकस ऑफ Z इज अ रे। ठीक है, इज अ रे फ्रॉम Z1, है ना, ब्रैकेट में लिखना चाहूंगा, बट Z1 नॉट इंक्लूडेड, Z1 नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, सो लोकस ऑफ Z इज अ रे फ्रॉम Z1, Z1 not included, making an angle theta with real axis। क्योंकि सामने एंगल थीटा लिखा हुआ है ना, विथ रियल एक्सिस। सो लोकस ऑफ Z इज अ रे फ्रॉम Z1 मेकिंग एन एंगल थीटा विद द रियल एक्सिस। अब इसको एक एग्जांपल से भी बता देता हूं ताकि फैमिलियर हो जाओ। अब देखो यहाँ पे एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल मैंने ले लिया कि इसका लोकस बताओ। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z माइनस 1 प्लस आयोटा इज इक्वल टू 2π/3। बताओ भाई Z का लोकस क्या होगा, है ना। तो यहां पे इसको पहले सिंप्लीफाई करो, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है आर्ग्यूमेंट ऑफ Z माइनस ऑफ 1 माइनस आयोटा इज इक्वल टू 2π/3। ठीक है, समझ में आई बात। अब यहाँ पे मेरे Z1 का काम कौन कर रहा है, 1 माइनस आयोटा, और 1 माइनस आयोटा का करस्पॉन्डिंग पॉइंट क्या हो जाएगा भाई, 1, -1।
ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैं इसको बना के बताता हूँ आपको। ये कॉम्प्लेक्स प्लेन बना दिया, ठीक है। अब मैं लाइंस बना रहा हूँ, ठीक है। पहले तो आपका वो z1 लोकेट कर लो, तो वो तो इधर आएगा कहीं, 1 -1 तो इधर का आएगा कहीं, यस और नो? ये 1 -1 इधर आएगा आपका, ठीक है। अब वर्टिकल लाइंस और हॉरिजॉन्टल लाइन बना दो इस पॉइंट से पास है, ठीक है। बट ये पॉइंट इंक्लूडेड नहीं होना चाहिए, ये आंसर का पार्ट नहीं है, ये दिमाग में बिठा ले, ठीक है। ठीक है, तो आंसर जो रहेगा, ये आपका जो पॉइंट है, ये कौन सा पॉइंट रहेगा? ये पॉइंट कह देता हूं मैं 1 -1, तो आंसर एक रे रहेगी जो कि ये 1 -1 से निकलेगी और रियल एक्सिस से कितने एंगल पे इंक्लाइंड होगी, जल्दी बोलो? 120 डिग्री। सामने क्या लिखा हुआ है, 2π/3 ना, ठीक है, 2π/3। बिकॉज आप कोई भी पॉइंट पी ले लो इस रे पे, पी ए हमेशा रियल एक्सिस के साथ एंगल 120 ही बनाएगा। अरे भाई पॉइंट समझ में आया? यस और नो? ठीक है, कोई समस्या तो नहीं है? हाँ बेटा बोलिए। क्या कह रहे हैं बेटा? नहीं पीछे नहीं लेंगे है ना, नहीं नहीं पीछे पीछे नहीं लेंगे है ना, एंगल एंटी क्लॉकवाइज मेजर करो। अच्छा देखो, अगर माइनस में दे दूंगा तो क्लॉकवाइज मेजर करोगे, अगर मैं वहीं अगर -π/4 देता तो जो एंगल है वो आप क्लॉकवाइज मेजर करते ना, हाँ आई बात समझ में? है ना? देखिए सब लोग इसको, लास्ट वाला थोड़ा इंटरेस्टिंग है, दैट वुड टेक सम टाइम। नोट कर लें सब लोग। नोटेड बाय एवरीवन? नाइन्थ वाला सबने नोट कर लिया? ठीक है, 10th वाला फाइनल है और उसमें थोड़ा हम टाइम जो है वो थोड़ा डिवोट करेंगे क्योंकि अच्छा है वो, क्योंकि उसको जितना ज्योमेट्रिकली रीड कर लो उतना अच्छा है, दैट वुड सेव योर टाइम। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में ये जो भी मैंने पढ़ाया है ज्योमेट्री कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका अपन प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे। 10th एंड लास्ट है, फाइंड the locus of z such that
देखना है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस z1 अपॉन z माइनस z2 इज इक्वल टू थीटा, है ना, वेयर z1 z2 तो आपके फिक्स पॉइंट हो गए, वेयर z1 एंड z2 आर फिक्स पॉइंट्स। अब मुझे तो पहले ये समझाओ ये कहना क्या चाह रहा है, ये कहना क्या चाह रहा है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस z1 अपॉन z माइनस z2 इज इक्वल टू थीटा। बताओ क्या कहना चाह रहा है ये। इस पे तो मैं केसेस बनाऊंगा भी बहुत सारे। अच्छा, z माइनस z1 मतलब क्या हो गया ये बताओ। z माइनस z1 मतलब p है। हाँ बेटा बोलो। हाँ आई नो आई नो, अभी उसको p बोलो। वो p वेक्टर हो गया एक्चुअली, z माइनस z1 जो है वो तुम्हारा p वेक्टर हो गया, p वेक्टर हो गया तुम्हारा वो। ठीक है, यहाँ पे जो ये हैं z1 z2 जो है आपकी ये फिक्स पॉइंट्स है। अच्छा, ये z माइनस z1 आपका क्या हो गया ये बताएं सब लोग, ये क्या हो गया आपका, ये पी ए वेक्टर हो गया। ठीक है, और नीचे ये z माइनस z2 क्या हो जाएगा, पी बी। यस और नो। और आर्ग्यूमेंट ऑफ पी ए अपॉन पी बी, देखो ये क्या लिखा हुआ है, इसको अपन लिखेंगे अपन, है ना। ठीक है, ये पी ए अपॉन पी बी लिखा हुआ है ना, इज इक्वल टू थीटा लिखा हुआ है। और ये प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ पी ए माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ पी बी। तो इसका मतलब P ऐसा मूव कर रहा है सच दैट PA और PB के बीच में एंगल थीटा है। यही कहना चाह रहा है ये कि P ऐसा मूव कर रहा है सच दैट PA और PB के बीच में एंगल जो है वो थीटा है। ये जो साइन है ये बिटवीन का है ना। ये क्या डिनोट कर रहा है, P moves in such a way that angle between PA and PB is theta. Yes or no? P moves such that angle between PA and PB इज थीटा। अब मेरी बात सुनो, जो ऊपर होता है ना एरोस की तरफ आता है, ऊपर वाले भाई साहब कौन से होते हैं, फाइनल। ये ध्यान रखना, ऊपर कौन है, अभी इसमें पी है ना, तो एरो इस तरफ आएगा, क्योंकि एंगल मेजर करने का एक सेंस होना चाहिए ना, एक डायरेक्शन होना चाहिए। तो जो ऊपर है वो फाइनल है, और एरो हमेशा किस पे आता है, फाइनल पे आता है। और जो नीचे वाला है वो इनिशियल है ना, नीचे वाला जो है वो इनिशियल है, ऊपर वाला फाइनल, नीचे वाला इनिशियल। और एंगल कैसे मेजर करना है, इनिशियल टू फाइनल। ठीक है, इस बार पॉइंट क्लियर। ऊपर वाला फाइनल, नीचे वाला इनिशियल, और एंगल कैसे मेजर होता है, इनिशियल टू फाइनल। एरो किस पे आएगा, फाइनल वाले पे। ठीक है, राइट। ठीक है, तो P ऐसा मूव कर रहा है सच दैट PA और PB के बीच में एंगल थीटा है। अब इसमें मैं केस बनाऊंगा, इस वाले कॉन्सेप्ट पे मैं केस बनाऊंगा। अब देखते जाओ केस पहला, आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस z1
अपॉन z माइनस Z2 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो z बताओ कहां मूव करेगा? गलत, आंसर सर्कल नहीं है, सेमी सर्कल है। यही तो पंगा है यहाँ पे, यही तो दिमाग लगाना है ना। एक्चुअली +90 में कुछ और आंसर हो जाएगा और -90 में कुछ और आंसर हो जाएगा। अब समझो इसको यहाँ पे, है ना। तो ये बात तो सही है, सर्कल विथ डायमीटर Z1 एंड Z2 पर पूरा सर्कल आंसर नहीं है। अब देखो इधर, अगर मैं अपर पार्ट में कहीं P ले लेता हूं, है ना। अब ऐसा करो, P को Z1 से ज्वाइन करो, कर दिया। P को Z2 से ज्वाइन करो, ठीक है। PA और PB के बीच में एंगल कितना है? थीटा। और ऊपर कौन है? PA। और एरो किसके तरफ आता है जल्दी बताओ? फाइनल की तरफ आता है, यस और नो? यस और नो जल्दी बताओ। तो ये रोटेशन कैसा हुआ जल्दी बताओ? 90 क्लॉकवाइज का हुआ, एंटी क्लॉकवाइज हुआ ना। नाइनटी क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज? हाँ यस, एंटी क्लॉकवाइज। तो आपका जो आंसर है वो सेमी सर्कल है, आपका जो आंसर है वो सेमी सर्कल है। अब वो जो अगर मैं कहीं नीचे P ले लूं, देखो इधर, अगर मैं P कहीं नीचे वाले सेमी सर्कल पे ले लूं, एक्चुअली Z1 Z2 के अबाउट सर्कल के दो हिस्से हो जाते हैं, क्योंकि Z1 Z2 सर्कल का क्या है? डायमीटर है। अब अगर देखो मैं P कहीं नीचे ले लेता हूं, P कहीं नीचे ले लेता हूं और आप उसको ज्वाइन करवाओ Z1 Z2 से, और हमें तो लोकस किसका निकालना है? PA अपॉन PB का। हमें लोकस निकालना है PA अपॉन PB का। और ऊपर कौन है? PA। और जो ऊपर होता है वो फाइनल होता है, एरो आखिरी में उस पर जाएगा। जब एरो उस पर आखिरी में जाएगा ऐसे, तो ये रोटेशन कैसा हुआ मेरे को ये बताओ पहले आप। तो ये जो नीचे वाला सेमी सर्कल है, ये -90 डिग्री वाले का आंसर है। ये किसका आंसर है? -90 डिग्री वाले का आंसर है, यस और नो? नीचे वाला -90 डिग्री वाले का आंसर है। एक्चुअली लोकस जो होता है वो आपका चाहे +90 डिग्री वाला हो या सामने -90 डिग्री वाला हो, आंसर आपका सेमी सर्कल होता है। अब वो कौन सा वाला सेमी सर्कल ये आपको चेक करना पड़ेगा डायरेक्शन वाले सेंस को यूज करके, है ना। आप क्या करो, कोई सा भी पार्ट ले लो, अपर पार्ट ले लो या लोअर पार्ट ले लो, उसमें कोई भी एक पॉइंट P ले लो और उसको Z1 Z2 से ज्वाइन कराओ। अब ऊपर क्या है? PA है ना। अब ऐसा करो, फाइनल एरो PA की तरफ ले जाओ। अब वो देखो, वो जो एरो घूमा है क्लॉकवाइज घुमा है कि एंटी क्लॉकवाइज घुमा है? एंटी क्लॉकवाइज घुमा है, तो +90 वाले का आंसर वो वाला सेमी सर्कल है, और अगर क्लॉकवाइज घुमा है तो वो -90 वाले का आंसर है। इज माय पॉइंट क्लियर? बोलिए। तो यहां पे मैं आंसर क्या लिखूंगा? देखो इधर सब लोग, लोकस इज अ सेमी सर्कल, ना कि सर्कल, है ना। लोकस इज अ सेमी सर्कल whose ends of diameter are Z1 and Z2। आप सर्कल की इक्वेशन निकाल लो विथ Z1 and Z2 एज डायमीटर। अब पूरा सर्कल आंसर नहीं होगा, +90 वाले का आधा सर्कल होगा, -90 वाले का आधा सर्कल होगा। और वो कौन सा वाला किसका है कि आपको मैंने सिखाया डायरेक्शन के इस तरह से सेंस करना है। तो जैसे इस केस में जो ऊपर वाला सेमी सर्कल था वो +90 वाले का आंसर था, और जो नीचे वाला सर्कल था ये -90 वाले का आंसर था। और जरूरी नहीं सर्कल ऊपर नीचे बने भाई, आप तो Z1 Z2 को ज्वाइन करो ना, उसके अबाउट सर्कल के दो इक्वल हिस्से हो गए, सेमी सर्कल 1 सेमी सर्कल 2। देखो कौन सा वाला किसका आंसर है, वो डायरेक्शन से पता चलेगा कि फाइनल की तरफ जो एरो घूम के गया है क्लॉकवाइज का गया है कि एंटी क्लॉकवाइज का गया है। इज माय पॉइंट क्लियर?
यस और नो? लिखें इसको, अभी तो और केसेस बताऊंगा, इसमें और केस बताऊंगा, लिखो इसको। z माइनस जेड वन पी ए वैक्टर डिनोट करता है ना, और z माइनस जेड टू क्या डिनोट करता है? पीबी वैक्टर। और ये लिखा क्या हुआ एक तरह से कि p ऐसा मूव कर रहा है सच दैट पी और पीबी के बीच में एंगल थीटा हो। फिर मैं एंगल्स चेंज करा करा के केसेस बना रहा हूं। ठीक है, केस वन हमने समझ लिया। चलो केस टू पे बढ़े। बोलो बाबा। ठीक है, अब सिंपल वाला केस ले रहा हूं, सेकंड वाला है ना। इसमें मैं दो चीजें डाल रहा हूं, है ना, कि जब आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस जेड वन अपॉन z माइनस जेड टू इज इक्वल टू 0 डिग्री, और एक और इसी में अपन यही के यही पैरेलल पढ़ लेंगे। आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस जेड वन अपॉन z माइनस जेड टू इज इक्वल टू 180 डिग्री, या पाई बोल देता हूं। ठीक है, तो ये जो पहला वाला केस है ना, आप बस ये देखो ये क्या लिखा हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है पी ए और पीबी के बीच का एंगल। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या लिखा हुआ है? पी ए और पीबी का एंगल, पी ए और पीबी के बीच का एंगल, और सामने उस एंगल की वैल्यू। तो पी ऐसा मूव कर रहा है सच दैट पी ए और पीबी के बीच में हमेशा एंगल 0 डिग्री आ रहा है। तो सोचो वो कहां बनेगा? अरे बहुत बढ़िया यार, तुम लोगों ने पकड़ लिया है पॉइंट, बहुत बढ़िया। तो यही चीजें सोचने वाली होती है, और ये सब पहले से सोच के रखना होता है, एग्जाम में क्लिक नहीं होता है ना। ये आपका ए है, ये आपका ए है, ये आपका बी है। आप कहीं भी इस लाइन पे पी ले लो, इस यूनियन ऑफ रे पे कहीं भी पी ले लो, पी का ए से एंड पी का बी से, है ना, इनका जोड़ के देखो और इनके बीच का एंगल देखो, पी और पीबी के बीच में एंगल कब क्या आएगा बताओ? 0 डिग्री आएगा कि नहीं आएगा? है ना। तो यहां पे क्या है, लोकस इज अ यूनियन ऑफ टू रेस फ्रॉम ए एंड बी। ठीक है, और अगर इस केस की बात करूं, P ऐसा मूव कर रहा है सच दैट P और PB के बीच में एंगल 180 डिग्री आ रहा है। यस, A और B के बीच में आप कहीं भी P ले लो, हमेशा P और PB के बीच में एंगल 180 डिग्री निकलेगा। देखो PA को ज्वाइन करो, PB को ज्वाइन करो, और दोनों के बीच का एंगल देखो, 180 डिग्री आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? लोकस इज अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी। यस और नो? आप ए और बी के बीच में कहीं भी पॉइंट पी ले लो, पी का ए के साथ और पी का बी के साथ, ये जो इनके बीच में एंगल होगा वो हमेशा 180 डिग्री ही निकलेगा। अरे निकलेगा कि नहीं भाई, चेक करो, है ना। हाँ बेटा, नहीं एक्चुअली क्या होता है, ये तो मैं सब डायग्राम हॉरिजॉन्टल बना रहा हूं,
तो लेट से आपका ए पॉइंट यहाँ है और ये बी पॉइंट लेट से यहाँ है ना। तो आपको रेज निकालनी है, तो कैसे निकालनी है, आप तो क्या इसको पूरी को ज्वाइन कर लो, आप तो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लो, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, ये बीच वाला पोर्शन हटा देना है। तो अब ये बची हुई जो दो रेज आई, एक ए से निकल रही है और एक बी से निकल रही है, एक ये वाली, एक ये वाली और एक ये वाली, ये कहलाती है यूनियन ऑफ टू रेज फ्रॉम ए एंड बी। बीच वाली तो आपको काटनी है ये, ठीक है। ठीक है, चलो इसी का थर्ड केस, आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस z1 अपॉन z माइनस z2 इज इक्वल्स टू एक्यूट एंगल। थीटा मतलब तुम्हारा एक्यूट एंगल, इसको थीटा लिख दूं क्या, इक्वल्स टू थीटा एंड थीटा इज बिलोंग्स टू एक्यूट एंगल। 90 डिग्री में तो सेमी सर्कल आंसर हो गया था, आंसर यहाँ पे भी सर्कल का कुछ पार्ट ही होगा, आंसर यहाँ पे सर्कल का पार्ट होगा, वो कौन सा वाला पार्ट होगा, हाँ सोचो 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 सोचो। P ऐसा मूव कर रहा है सच दैट PA और PB के बीच में एंगल π/4 है, सोचो। अपन एक एग्जांपल ले लिया एक्यूट एंगल वाला, क्या आएगा, सर्कल का कौन सा वाला पोर्शन आएगा आंसर। एक सर्कल होगा जो कि Z1 Z2 से पास होगा, अब उस Z1 Z2 के अबाउट उस सर्कल के दो पार्ट्स हो जाएंगे, एक मेजर आर्क होगा, एक माइनर आर्क होगा, है ना। एक मेजर आर्क होगा और एक माइनर आर्क होगा। तो इस केस में जो मेजर आर्क होता है वो आपका आंसर होता है। तो आंसर में एक सर्कल की इक्वेशन निकल के आ जाती है, बट पूरा सर्कल जो है वो आंसर नहीं होता। वो जो सर्कल निकल के आता है वो होता है सर्कल पासिंग थ्रू Z1 एंड Z2। अब वो Z1 Z2 के अबाउट सर्कल के दो हिस्से हो गए और अनइक्वल हिस्से होंगे, तो अनइक्वल हिस्से हुए तो तभी तो ये नाम आया मेजर आर्क माइनर आर्क। तो एक्यूट एंगल के केस में जो आंसर होता है, एक्यूट एंगल के केस में जो आंसर होता है वो मेजर आर्क होता है। आप कहीं भी इस मेजर आर्क पे P ले लो, है ना, P को Z1 से ज्वाइन कराओ और P को Z2 से ज्वाइन कराओ, P को Z1 से ज्वाइन करवाओ और P को Z2 से ज्वाइन करवाओ। और अपन तो क्या निकाल रहे हैं, आर्ग्यूमेंट ऑफ PA बाय PB, फाइनल कौन है, PA। तो एरो किसकी तरफ घुमाओगे, इसकी तरफ, ये ऐसा। लेट से इसको भी मैं π/4 दिखा देता हूं यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे, एक्यूट एंगल। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो होगा मेजर आर्क ऑफ द सर्कल। कौन सा, ये शेड कर देता हूं, मेजर आर्क ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू Z1 एंड Z2। ठीक है, तो लोकस is the major arc of the circle passing through Z1 एंड Z2। ये ध्यान रखना, एक्यूट एंगल के केस में कौन सी आर्क होती है, मेजर आर्क होती है, ठीक है। क्योंकि अब अगला और फाइनल केस है मेरा ऑब्ट्यूज एंगल वाला, कि P ऐसा मूव कर रहा है सच दैट P और PB के बीच में एंगल जो है वो ऑब्ट्यूज एंगल है।
है ना, उस केस में आंसर गेस कर लो भाई, माइनर आर्क ऑफ द सर्कल, माइनर आर्क ऑफ द सर्कल। ठीक है, ये इतना नोट कर लें सब लोग पहले थर्ड वाला केस, फिर फोर्थ पे जाता हूँ, फोर्थ एंड फाइनल केस। सब लोग लिख लें इसको। नोटेड। पर ध्यान रखना, आर्ग्यूमेंट ऑफ पी अपॉन पी बी, जो ऊपर है वो फाइनल है, वो नीचे है वो इनिशियल है, एंगल बनता है इनिशियल टू फाइनल। ठीक है, एंगल जो बनता है वो इनिशियल टू फाइनल बनता है। अच्छा, जैसे ये जो सर्कल बनाया है मैंने, है ना, Z1 Z2 के अबाउट इसके दो पार्ट हो गए, एक मेजर आर्क एक माइनर आर्क। जो नीचे वाली माइनर आर्क है वो कौन से वाले एंगल का आंसर होगी? अभी तो ये मैंने ऊपर वाली आर्क बताई, प्लस पाई बाय 4 वाले का आंसर होगी। नीचे वाली आर्क कौन से वाले एंगल का आंसर होगी? बिल्कुल सही। आप कहीं भी यहाँ पे पी ले लो, नीचे वाले पोर्शन पे, आपने नीचे वाले पोर्शन में कहीं भी पी ले लिया और पी को क्या करा, ए से ज्वाइन कराया और पी को बी से ज्वाइन कराया। अब क्या करा आपने, इनिशियल से फाइनल की तरफ एंगल घुमाया। अब सामने मैग्नीट्यूड वाइज तो ये एंगल 3 पाई बाय 4 होगा, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया। ये वाले भाई साहब पाई बाय 4 है, तो ये वाले भाई साहब 3 पाई बाय 4 होंगे। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का सम क्या होता है? 180 ना। अब मैग्नीट्यूड वाइज तो ये 3 पाई बाय 4 आएगा। अब ये साइन कौन सी आएगी? देखो फाइनल की तरफ साइन कौन सी गई, क्लॉकवाइज गई कि एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज की गई, तो ये -3 पाई बाय 4 वाले का आंसर है, ध्यान रखना, ना कि 3 पाई बाय 4 वाले का। तो यहाँ पे बहुत फर्क पड़ता है साइन का। नहीं, वो अलग से बनवाऊंगा ना मैं, ऑप्ट्यूज वाला केस बनवाऊंगा। पर ये दिखा दो इसी डायग्राम में कि ये जो बची हुई माइनर आर्क है ये 3 पाई बाय 4 वाले का आंसर नहीं है, ये -3 पाई बाय 4 वाले का आंसर है। क्योंकि कैसा घुमा है वो फाइनल की तरफ, क्लॉकवाइज घुमा है, तो डायरेक्शन मेक सेंस। इसी में बता दो, क्योंकि अपन वहां भी ऐसा करने वाले हैं। अभी ऑप्ट्यूज के लिए लास्ट केस बनवा रहा हूं आपको। ठीक है, फोर्थ एंड फाइनल केस, फोर्थ एंड फाइनल केस। आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस Z1 अपॉन z माइनस Z2 इज इक्वल टू थीटा, और यहां पे जो थीटा है वो ऑप्ट्यूज है, पाई बाय 2 से पाई के बीच में। तो जब आप इसको मैथमेटिकली सॉल्व करोगे, जो कि मैं सब करके बताऊंगा आपको, है ना, जब आप इसको मैथमेटिकली सॉल्व करोगे तो आंसर एक सर्कल निकल जाता है। बट पूरा सर्कल जो है वो आंसर नहीं होता है, फॉर योर इंफॉर्मेशन। और वो जो सर्कल होता है वो सर्कल होता है सर्कल पासिंग थ्रू Z1 एंड Z2, है ना। तो इस वाले केस में कौन सा वाला पार्ट जो है आपका आंसर होता है? उस सर्कल की माइनर आर्क, है ना। आप क्या करो, माइनर आर्क में कहीं भी पॉइंट P ले लो, P को Z1 से ज्वाइन करो और P को Z2 से ज्वाइन करो, है ना, और इनिशियल से फाइनल की तरफ एंगल घुमाओ। तो आप देखोगे कि ये जो माइनर आर्क है ये हमारे आंसर है ना। अच्छा, वो जो बची हुई मेजर आर्क है वो किसका आंसर होगी? लेट्स से ये एंगल सामने 3 पाई बाय 4 था। बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे से समझ रहे हो तुम लोग, है ना। अगर आप नीचे कहीं भी पॉइंट P ले लोगे तो वो तो मेजर आर्क हो जाएगी। फिर P को A से और P को B से ज्वाइन कराओ जरा,
मैंने क्या करा, P को A से और P को B से ज्वाइन करवाया और इनिशियल से फाइनल की तरफ एंगल घुमाया, है ना। मैथमेटिकली ये एंगल तो मैग्नीट्यूड वाइज π/4 होगा, क्योंकि अपोजिट एंगल का सम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है 180 डिग्री। बट ये घुमा क्लॉकवाइज है तो ये -π/4 वाले का आंसर है, ये ध्यान रखना। सो अगर आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस z1 अपॉन z माइनस z2 थीटा है और थीटा ऑब्टूस एंगल है, तो लोकस इज क्या, लोकस इज अ माइनर आर्क of the circle passing through Z1 and Z2. Locus is the minor arc of the circle passing through Z1 and Z2. ठीक है। और एक वेरी इंपॉर्टेंट बात, वेरी इंपॉर्टेंट नोट, ये किसी भी केस में Z1 Z2 आंसर का पार्ट नहीं होंगे। इन एनी ऑफ द केस, इन एनी ऑफ द केस Z1 एंड Z2 आर नॉट इंक्लूडेड। आपने देखा होगा मैंने हर बार Z1 Z2 पे ओपन सर्कल बनाया, बनाया कि नहीं बनाया? क्योंकि आप सोचो अगर z जो है वो खुद ही z1 हो गया तो वो आर्ग्यूमेंट ऑफ जीरो नहीं हो जाएगा, और आर्ग्यूमेंट ऑफ जीरो इज नॉट डिफाइंड। आप खुद ही सोचो z अगर z2 हो गया तो वो क्या हो जाएगा, हाँ, आर्ग्यूमेंट के अंदर नॉट डिफाइंड आ जाएगा, डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा, है ना। तो इन चारों ही केस में जो भी आंसर हो उस आंसर में Z1 Z2 इंक्लूडेड नहीं है। Z1 Z2 पे ओपन सर्कल है, आप देखो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने पीछे कहीं भी Z1 Z2 का इंक्लूड नहीं किया है किसी भी केस में। करा है क्या? ओपन सर्कल मारा है कि नहीं Z1 Z2 पे? देखो आप सर हर केस में देखो, केस 2 में देखो, केस 3 पे देखो, केस 4 पे देखो, Z1 Z2 जो है वो आंसर का पार्ट नहीं है। ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट थ्योरी ऑफ ज्योमेट्री इन कॉम्प्लेक्स नंबर।